सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एसवाई का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 जो है उसका जो लेक्चर नंबर 10 है उसको आज हम लोग लेने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम लोग देखेंगे फॉर्म ऑफ वायलेशन ऑफ वुमेन्स राइट्स। ठीक है, यानी क्या, देखो पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि इनको कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स मिले थे। ठीक है, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया था, तो उसके अंदर हमने देखा काफ़ी सारे उन्हें राइट्स मिले हुए हैं। बट अब देखो असलियत में होता क्या है कि वो सारी जो राइट्स है वो काफ़ी बार काफ़ी सारे लोग होते हैं हमारे सोसाइटी के अंदर जो उन राइट्स को तोड़ते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं एंड उन औरतों के साथ वायलेंस करते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, उनके राइट्स का वायलेशन किया जाता है। ठीक है, तो कौन से प्रकार का वायलेशन किया जाता है उनके राइट्स का, तो उसी के बारे में आज के लेक्चर में देखेंगे हम लोग। तो आपको पहले ही बता दूँ, ये सेमेस्टर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। आप चाहे बीएससी, बीए, बीकॉम, बैब, बीएमएस, बीबीए कोई भी हो, सब के लिए सेम है। ठीक है, तो ये मॉड्यूल 1 है, ह्यूमन राइट प्रोविजन वायलेशन एंड रिड्रेसल, जिसका आज लेक्चर 10 चल रहा है। ठीक है, तो देन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म ऑफ वायलेशन ऑफ वुमेन राइट्स यहाँ पर बताया क्या गया स्टार्टिंग में कि देखो देखो लिखा गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉट ओनली ग्रांट इक्वालिटी टू वुमेन बट ऑल्सो एम्पावर द स्टेट। मतलब वही सारी चीज़ें जो स्टार्टिंग में बोली गई थी पिछली बार भी, कि देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, तो खाली इक्वालिटी नहीं बोलता है कि भाई हमें औरत और आदमी में इक्वल रखना चाहिए, मतलब इक्वालिटी रखनी चाहिए, साथ ही में ये भी चाहता है कि हम एम्पावर करें औरतों को और उन्हें मतलब प्रिवेंट करें डिस्क्रिमिनेशन से, उनका भेदभाव ना हो और वो सोसाइटी में आगे बढ़े। ठीक है, जिसके लिए हम काफ़ी सारे मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं। ठीक है, सो द पर्पस ऑफ सच मेजर इज़ टू न्यूट्रलाइज द cumulative socio-economic एजुकेशन एंड पॉलिटिकल डिसएडवांटेजेस फेस्ड बाय देम। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें मतलब हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी उन्हें डिसएडवांटेजेस हो रहे उनको हम कवर अप कर सके। ठीक है, मतलब क्या कि अब देखो एक तरीके से एक तरफ से देखोगे तो गवर्नमेंट जो है इनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स दे रही है। ठीक है, बट एक साइड से देखोगे तो इनको काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस है सोसाइटी के अंदर कि भाई इनको जो है काफ़ी सारे मतलब गाँव एरिया में या फिर किसी एरिया में देखोगे कि वहाँ पर जो है औरतों को स्कूल में नहीं भेजा जा रहा है। ठीक है, या फिर उनको एजुकेशन उतनी नहीं दी जा रही है, पॉलिटिकल लेवल पर उनका उतना दबाव नहीं है। ठीक है, मान लो कोई औरत है वो चाहती है पॉलिटिक्स लड़ना, बट वहाँ के लोग उनको लड़ने नहीं दे रहे कि भाई लड़की थोड़ी बनेगी नेता। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर तो ये सारी चीज़ों के लिए फिर गवर्नमेंट जो है काफ़ी उनको हेल्प करना चाहता है ताकि वो भी एम्पावर हो सके। ठीक है, हमें खाली इक्वालिटी नहीं चाहिए, हमें ये भी चाहिए कि हम औरतों को एम्पावर कर सकें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आदमियों से थोड़ा पीछे है। ठीक है, इसीलिए हमारे देश के अंदर सो फंडामेंटल राइट्स अमंग अदर इंश्योर इक्वालिटी बिफोर द लॉ, प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन्स, prohibit discrimination against any citizen on ground of religion, race, caste, sex, place, birth, and guarantee equality of opportunity to all citizen in matter relating to employment। ठीक है, तो अगर देखो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जो कि पिछले लेक्चर में ही हमने देखा था। ठीक है, अब नाउ देखो फिर भी हमारे देश के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर पिछले लेक्चर का ये रिवीजन सारी चीज़ें तो मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली आप देख ही चुके हो वो लेक्चर। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें वापस से यहाँ पर बोला गया है कि भाई कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जैसे इक्वालिटी, वही आर्टिकल 14, फिर आर्टिकल 51 का है, वही सारी चीज़ें मतलब सेम चीज़ें वापस से रिपीट की गई, सारे एक्ट्स वापस से बोले गए, तो वो पढ़ के फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए खाली दिया गया है, वो पढ़ के फ़ायदा नहीं है। ओके, तो अब देखो हमारे देश के अंदर काफ़ी सारे जो है वायलेशंस किए जाते हैं औरतों के साथ में, काफ़ी सारे उनके राइट्स के वायलेशन किए जाते हैं। ठीक है, जिसके खिलाफ में हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो लॉ है, वो काफ़ी सारे राइट्स भी उन्हें प्रोवाइड करता है, फिर भी उन राइट्स के वायलेशन किए जाते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के वायलेशंस किए जाते हैं। ह्यूमन राइट वायलेशंस जो है, जो उन्हें ह्यूमन राइट एज अ ह्यूमन बीइंग जो राइट्स मिले हैं वो भी वायलेट किए जाते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है डिस्प्यूट लीगल प्रोविजन देयर आर वेरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑफ वुमेन सच एज। ठीक है, मतलब अगर आप देखो जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स मिले उसके अलावा जो राइट है, जैसे अब ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ह्यूमन राइट्स मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप एक इंसान बन के पैदा हुए हो तो आपको कुछ राइट्स मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं, भाई आप इंसान हो, आपको कोई स्लेव बना नहीं सकता। ठीक है, मैंने आपको बताया था फाउंडेशन कोर्स 2 में भी कि मतलब क्या क्या ह्यूमन राइट्स हैं हमारे। ठीक है, मैं भी पढ़ा होगा, आपको याद होगा। तो देखो जो ह्यूमन राइट्स है उनके भी अलग अलग तरीके से वायलेशन किए जाते हैं। तो देखो सबसे पहला जो टाइप है वायलेशन का वो है रेप एंड सेक्सुअल अब्यूज़। ठीक है, मतलब क्या आपको पता है ये रेप है और सेक्सुअल अब्यूज़ क्या ही होता है। तो देखो अब ये क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग आपके पास भी ये राइट है, आप कोई औरत है तो उसके पास है कि भाई मेरी मर्जी, मेरे को करना है नहीं करना है। ठीक है, मान लो कोई हस्बैंड है उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, तो यहाँ पर उसका ह्यूमन राइट वायलेट किया जा रहा है कि वो अपनी मर्जी के खिलाफ, ठीक है, उसकी मर्जी के खिलाफ। देखो रेप का मतलब होता है कि कोई पर्सन है, मतलब कोई औरत है, अब चाहे रेप का मतलब ये नहीं है कि खाली औरत लोग का ही रेप होगा, और कोई भी पर्सन है, ठीक है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है सेक्सुअली इंडल्ज होने के लिए, तो ऐसे टाइम पर उसको रेप बोला जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर आपके साथ मतलब ज़बरदस्ती की जा रही है, आप नहीं चाहते हो फिर भी आपके साथ ये किया जा रहा है, इतना मतलब घटिया काम, तो ये भी एक टाइप से वायलेशन ही उनके राइट्स का। ठीक है, वो इज्जत से मतलब अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को भी जी भी नहीं पाते। तो यही लिखा है देखो कि रेप इज़ अ हेनियस क्राइम, मतलब काफ़ी घटिया बड़ा क्राइम है अगेंस्ट वुमेन। इट इज़ ऑन द इंक्रीज इन सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट
अ रेप केस इज़ रजिस्टर्ड इन इंडिया एवरी 2 आवर्स। मतलब क्या एस्टिमेट से पता चला है देखो कि हर 2 घंटे में मतलब हर 2 आवर्स में एक रेप केस जो है वो रिपोर्ट होता है। रिपोर्ट की बात चल रही है यहाँ पर, मतलब मान लो अब जैसे 4-5 रेप केस हुए जिसमें से एक आदमी जाकर रिपोर्ट कर दिया कि भाई देखो इस आदमी ने मेरा रेप किया है, ठीक है। बाकी लोग तो रेप ही नहीं, मतलब कुछ लोग तो रहता है उन लोग मतलब जाके रिपोर्ट भी नहीं करवाते, शर्म के मारे कि मतलब हमारी बेटी का नाम खराब हो जाएगा, ठीक है, कि इसका रेप हो गया है, कौन शादी करेगा, ये बात को सोचकर लोग रिपोर्ट भी नहीं करवाते। तो आप कह सकते हो कितने ज़्यादा केसेस होंगे अगर जो ये तो खाली रिपोर्ट होने वाली बात बोल रही है कि हर 2 घंटे में एक रेप केस रिपोर्ट किया जा रहा है पुलिस स्टेशन में, ठीक है। तो सेवरल सच केसेस आर नॉट रिपोर्टेड एट ऑल फॉर द फियर ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी टू द विक्टिम वुमेन एंड एट द टाइम लैक ऑफ एम्पैथी बाय पुलिस, ठीक है। पुलिस भी उतना ध्यान नहीं देती है क्योंकि ज़्यादातर जो रेपिस्ट होते हैं वो बड़े ही थोड़े मतलब खानदान से रहते हैं, जिसकी वजह से पुलिस वाले भी उनको बचाते हैं एंड उनको लड़कियों को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते और बचाते नहीं उनको, ठीक है। जिसके वजह से ये जो रेप केसेस, जो बहुत सारे रेप केसेस होते हैं वो तो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट, एक रिपोर्ट से पता चला है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेप है इंसिडेंट वो रिपोर्टेड किया गया है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा देखा गया है अमॉन्ग द सिटीज़, और दिल्ली में सबसे बेकार है, ठीक है। मतलब दिल्ली में देखा गया सबसे ज़्यादा जो रेप केसेस है वो दिल्ली और मध्य प्रदेश, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको रेप केसेस दिखेंगे कि मतलब लोग रेप करते थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रईस लोग हैं, अमीर लोग काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से मतलब रहते हैं कुछ जो ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तो ये सारी काम करने लग जाते हैं, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम रेप वुमेन आर सेक्सुअली अब्यूज्ड इवन बाय द हस्बैंड एट टाइम बाय द अदर मेल मेंबर इन द लॉ फैमिली, ठीक है। इन लॉ फैमिलीज मतलब क्या कि घर में जो पति का जो घर है, ससुराल जो है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे जो अदर मेल मेंबर्स होते हैं, हो सकता है मान लो कोई और होगा, ठीक है, भतीजा मतलब खानदान के अंदर और जो मेल मेंबर्स होते हैं उन लोग भी कुछ सेक्सुअली अब्यूज़ कर देते हैं। सेक्सुअली अब्यूज़ मतलब खाली ये नहीं कि रेप ही कर देना, हो सकता है मान लो गाली दे देना, उल्टी चीज़ें बोल देना, टच कर देना, ये सारी काम करना, ठीक है, दुपट्टा खींच देना। तो टीज़ करना एक टाइप से कि टीजिंग बाय यंग मेल्स इज़ ऑल्सो ऑन द राइज, जो मतलब लड़कियों का दुपट्टा खींच देते हैं, ठीक है, टच कर देते हैं, पीछे से लड़की जा रही है तो पीछे से कमेंट मार देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आजकल जो यंग मेल्स होते हैं, लड़के होते हैं आज के ज़माने में, तो सारे काम भी कर रहे रहते हैं, ठीक है। और काफ़ी लगता है भाई मैं तो कूल डूड बन रहा हूँ ये सारी चीज़ें कर कर। तो यंग गर्ल्स आर सब्जेक्टेड टू सच हरासमेंट स्पेशली इन लार्ज सिटीज़, ठीक है। और बड़े बड़े सिटीज़ में देखा जाता है कि ये तो आम बात हो जाती है भाई कि लड़का जो है वो लड़की को टच कर दिया, बोल दिया है ये तो आम बात है, इतने के लिए क्या चिल्ला रही है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पर देखो तो लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा मतलब सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है और रेप केसेस भी काफ़ी ज़्यादा है हमारे देश के अंदर। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है वायलेशन वो है डाउरी रिलेटेड एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। अब ऐसे तो देखो लॉ बनाया गया है, मैंने आपको बताया था, लॉ बनाया गया है कि भाई डाउरी जो है प्रोविशन एक्ट बनाया गया है कि आप डाउरी नहीं ले सकते, ना ही दे सकते हो, ठीक है। उसका लेन देन दोनों ही मना है, आप अगर देते हो चाहे लेते हो दोनों को सज़ा मिलेगी। बट फिर भी अगर आप देखोगे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, वहाँ पर अभी भी चलता है। अगर आप अपने ही खानदान में पूछ लोगे भाई कि मतलब अभी कितना, अभी किसी का शादी होता होगा तो उधर दहेज लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, अगर आप उस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हो तो आपको पता चलेगा हाँ भाई वहाँ पर भी अभी लिया जा रहा है, ठीक है। मतलब 10 लाख 20 लाख रुपए दहेज लिया जा रहा है, ठीक है। अगर छोटा मोटा फैमिली होगा, बड़ा फैमिली और होगा तो 50 लाख और ज़्यादा, ठीक है। तो डॉरी रिलेटेड अभी भी एक्सप्लॉयटेशन चल रही है अपने देश के अंदर। डिस्प्यूट द प्रोहिबिशन ऑफ डॉरी एक्ट 1961 कि हमारे देश के अंदर ये एक्ट है, फिर भी द सिस्टम ऑफ डॉरी इज़ वाइडली प्रैक्टिसेड अमॉन्ग मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज़ इन इंडिया। ज़्यादातर कम्युनिटीज जो रहती है वो परफॉर्म करती है। ऐसा नहीं खाली आपको यूपी बिहार में दिखे, और भी अलग अलग स्टेट्स में भी दिखेगा, केरला, मतलब ज़्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया से, नॉर्थन एरिया जो ऊपर वाला इंडिया है अपना, वहाँ पर आपको खास करके ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। महाराष्ट्र में भी आपको ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा, यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ले लेते, मतलब डाउरी ले लेते, दहेज लेते, मांगते हैं, ठीक है। और नहीं देने पर औरत को, जो भी लेडी रहती है, जो भी लड़की रहती है जो शादी करके आती है, उसको परेशान किया जाता है, उसे मारा जाता है। एंड जब हार मान जाते हैं घर वाले भी कि नहीं मिलने वाला दहेज, तो उसको जला दिया जाता है, जला के मार के कि नया शादी करेंगे वहाँ से दहेज मिलेगा, ठीक है। तो देर आर सेवरल केसेस दैट आर रिपोर्टेड एवरी ईयर रिलेटिंग टू अब्यूज़ ऑफ ब्राइब्स, ठीक है, मतलब ब्राइड्स, ठीक है। ब्राइड्स मतलब वही जो दुल्हन होती है, बाय इन लॉ फॉर एडुकेट डाउरी, ठीक है, कि उतना बहुत कम दहेज दिया, तेरे पापा ने बहुत कम दहेज दिया था, इसलिए उसके जो ससुराल वाले होते हैं उसको परेशान करते रहते हैं, उसकी सास उसको परेशान करती है, वो सारी चीज़ें। तो देयर आर इंटेंशंस ऑफ ब्राइड बर्निंग इन सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया, कि औरतों जो दुल्हन होती है उसको जलाकर मार दिया जाता है। ये सारे भी केसेस काफ़ी सारे आते हैं। क्विट ऑफ्टेन द डॉरी हैरेसमेंट केसेस आर नॉट रिपोर्टेड एट ऑल फॉर द
fear of further harassment and also due to procedural formalities, ठीक है। एंड ये भी होता है कि देखो अब कोई मान लो ये औरत है और इसके साथ घर में इसको मतलब परेशान किया जा रहा है इस बेसिस पे कि इसके घर वाले ने दहेज नहीं दिया था, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर ये जो औरत होती है वो केस भी नहीं कर पाती है, इसलिए क्योंकि देखो केस अगर करती है तो रहना तो इसी घर के अंदर है, घर वाले और मारेंगे इसको कि तूने हमारे खिलाफ केस किया, ठीक है। एंड साथ में ये भी रहता है कि प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा रहता है भाई, केस करने के लिए कोर्ट में जाओ, वो सारी चीज़ें करो, जिसके बाद पता चला फेवर में आया नहीं आया, ठीक है, उतना मेहनत करो और फिर करेगा कौन। और ज़्यादातर जो लड़कियां रहती है रूरल एरियाज़ की वो उतनी ज़्यादा मतलब एजुकेटेड नहीं रहती है तो उतना कर भी नहीं पाती है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से डॉरी जो प्रॉब्लम है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो पाती है एंड ये प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से औरतों को ही झेलना पड़ता है, ठीक है। तो उनके राइट्स का वायलेशन ही एक टाइप से हो जाए, ये मतलब जो लीगल राइट उनको मिला है वो किसी काम का ही नहीं रह जाता है, ओके। उसके बाद तीसरा अगर आप देखोगे तो वो है डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, मतलब वही घर में मारपीट होना, घर में पीटना, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। देखो लिखा गया है देयर आर सेवरल केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बाय मेल मेंबर्स, डोमेस्टिक वायलेंस सच एज वाइफ बैटरिंग, मतलब कि पत्नी को पीटना, ऑक्योर नॉट ओनली अमॉन्ग द लोअर क्लासेस बट ऑल्सो अमॉन्ग द मिडल एंड अपर क्लासेस, यानी जो अमीर लोग होते हैं उन लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब के घर में जो जिसके घर में बेवड़ा रहता है वही सिर्फ अपनी पत्नी को मारता है, जो अमीर लोग होते हैं उन लोग भी ऐसा, मतलब जो अपर क्लास वाले लोग होते हैं उन लोग के में भी देखा गया काफ़ी सारे ऐसे केसेस जिसमें जो हस्बैंड है वो अपनी पत्नी को स्लैप मतलब चाटा मार देता है या फिर ऐसे ही कुछ भी वायलेंस उसके खिलाफ में कर देता है, ठीक है। यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस मतलब खाली ये नहीं हुआ पीटना नहीं होता है, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर वो सारी चीज़ें आती है जैसे कि अब चाहे वो फिजिकली मारना हो या फिर मेंटली टॉर्चर करना हो, जैसा मान लो दिन रात उसको उल्टा सीधा गाली देते रहना, उल्टा सीधा बोलते रहना, ठीक है, या फिर इमोशनली उसको परेशान करना, ठीक है। जैसे मान लो उसने लड़की पैदा कर दिया तो इमोशनली उसको परेशान कर रहे कि तू तो मतलब यही है तेरे, तू मतलब ये सारी ऐसे तू 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 करके उसको परेशान करना, ठीक है। इमोशनली चाहे हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे वर्बली हो, किसी भी प्रकार से अगर आप उसको परेशान कर रहे हो, वायलेंस कर रहे हो उसके साथ में, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो काफ़ी सारे डोमेस्टिक वायलेंसेस होते हैं मतलब औरतों के साथ में, और ये अपर क्लासेस में भी होते हैं, मिडिल क्लासेस में भी होते हैं एंड लोअर क्लासेस में तो होते ही है, ठीक है। हर एक लोअर क्लास में नहीं होते, मतलब कुछ में होते हैं, जिसमें खास करके जिस घर में बेवड़ा रहता है वो तो होता ही उधर, ठीक है। तो क्लासेस दैट इज सपोजेड टू बी एजुकेटेड लॉट, जो कि पढ़े लिखे होते हैं अपर क्लास वाले, वहाँ पर भी आपको दिखेगा ये सारी चीज़ें हो रही है। तो इन सेवरल केसेस इवन हाईली एजुकेटेड वुमेन एक्सेप्ट सच ट्रीटमेंट विदाउट एनी रिपल्शन, ठीक है। एंड काफ़ी सारे तो ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें औरत पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी ये जो डोमेस्टिक वायलेंसेस को झेलती है एंड इसके खिलाफ में कोई भी केस या फिर कुछ भी इसके खिलाफ में रिपल्शन नहीं करती है, ठीक है, जिसकी वजह से और बढ़ावा इसको मिलता है डोमेस्टिक वायलेंस को एंड ये सारी चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। तो ये भी है। उसके बाद है वोस ऑफ विडोज, ठीक है, मतलब क्या, जो विधवा औरतें होती है जिनका पति मर जाता है तो नहीं विधवा हो जाती है, तो वो जो औरतें होती हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा हमारी सोसाइटी में फेस करना रहता है। अगर आप देखोगे गांव में या फिर नॉर्मली अपने इधर भी देखोगे तो जो विधवा औरतें होती है उन्हें कोई भी खुशी का माहौल रहता है तो वहाँ पर नहीं बुलाया जाता है, कोई भी सेलिब्रेशन चल रहा रहेगा तो नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। या फिर शादी की बात हो गई कि विधवा औरत से कोई जल्दी शादी भी नहीं करता है, ठीक है। अगर मान लो पति कोई पर्सन है खुद वो उसकी पत्नी मर गई है, ठीक है, वो भी विधवा बन चुका है एंड एक पर्सन एक लड़की मतलब एक लड़की है वो भी विधवा है, तो फिर भी वो जो पर्सन रहेगा वो इससे शादी नहीं करेगा ये सोच के भाई ये तो औरत विधवा है, ठीक है। तो ये काफ़ी कंडीशन ख़राब है। तो द विडोज फेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम इन इंडियन सोसाइटी एट टाइम्स देर आर अब्यूजेड बाय अदर मेल मेंबर ऑफ हर इन लॉ फैमिलीज, ठीक है, मतलब जो घर के लोग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा उसको परेशान करते रहते हैं कि देख कल मुही तू आई जैसे वैसे ही मर गया मेरा भाई, ऐसे मतलब ऐसे धमकी मतलब उल्टी सीधी चीज़ें बोलते रहते हैं कि तेरे वैसे ही मेरा जो पति है वो मर गया, ठीक है, तू आई और चला गया मेरा पति, मतलब पति नहीं सॉरी मेरा जो भी भाई है या फिर मेरा बेटा जो भी है, ठीक है। तो लोग इस तरह से बोलते रहते हैं। इन सेवरल कम्युनिटीज द विडोज इज नॉट परमिटेड टू अटेंड सोशल सेलिब्रेशन सच एज वेडिंग बर्थडे सेरेमनी, ऐसी सारी चीज़ें, ठीक है। इन सर्टन पार्ट ऑफ द कंट्री दे आर ऑल्सो रिस्ट्रिक्शन ऑन हर क्लोथिंग की, काफ़ी सारी जगहों पे तो ये भी रहता है कि जो विडोज रहती है जो विधवा औरत है वो कपड़े एक ही पर्टिकुलर सफ़ेदी पहनेगी, अगर मान लो उसने गलती से कलर वाले पहन लिए तो उसको मारा जाएगा पीटा जाएगा, तूने कलर वाले क्यों पहने, तू विधवा औरत है तू मत पहन, ठीक है। काफ़ी सारी जगहों पे तो बाल काट दिए जाते हैं, ठीक है, कि मतलब टकली हो जा, ठीक है, चूड़ी फोड़ दी जाती है, चूड़ी अब से नहीं पहनना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो विडो री मैरिज इज़ डिफिकल्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस एंड इंडिया में जो विडोज रहती है विधवा रहती है औरत उसका री मैरिज काफ़ी सारा डिफिकल्ट होता है। एज अ मेल डू नॉट प्रिफर टू गेट अ मैरिड टू अ विडो, ठीक है, नॉर्मली जो पर्सन रहता है आदमी रहता है वो नहीं मतलब प्रेफर करता है कि मैं एक विधवा से शादी करूँ, ठीक है। इवन अ मेल विडोज डज नॉट प्रेफर टू मैरी अ फीमेल विडो, ठीक है, कोई आदमी है जिसकी पत्नी खुद मर गई है फिर भी वो नहीं चाहेगा कि मैं किसी विधवा से शादी कर लूँ, ठीक है।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स विडोज़ के साथ में चल रही है, वो भी देखोगे तो काफ़ी सोसाइटी के अंदर उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। वो अगर कहीं जा रही रहती है तो उसको लोग परेशान करते रहते हैं कि चलो तुम्हारा पति मर गया, मैं काम करता हूँ, मैं बन जाता हूँ तुम्हारा पति, मतलब ऐसे लोग छेड़ते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, अब हैरेसमेंट करते रहते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम भी होती है उनको। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, वही कि काम वाली जगह पर जहाँ पे जॉब करने जाती है लड़कियाँ, वहाँ पर भी उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस इज प्रिवेलेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर इंक्लूडिंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ तक कि जो कॉलेजेस होते हैं, अगर कॉलेज में भी देखो तो काफ़ी सारे जो टीचर्स होती है या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब कोई भी बेसिकली जैसे मान लो आप किसी कंपनी में जाते हो तो वहाँ पर हो सकती है कोई काम करने वाली लड़की हो, एंड उसको कुछ लोग जो रहेंगे, मतलब कुछ रहते हैं जो लोग जो ऐसे घटिया काम करते हैं कि मतलब उसको सेक्सुअली अब्यूज़ करेंगे, हैरेस करेंगे, जैसे उसको टच करेंगे, बोलेंगे अरे तेरे को नहीं आ रहा है, रुक मैं बताता हूँ, ठीक है, या फिर उसको इधर उधर टच करेंगे, ये सारी चीज़ें। जो मैनेजर रहेगा हो सकता है वही मान लो ये सारे काम कर रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि खाली एम्प्लॉय ऐसा करे। ज़्यादातर देखो कि जैसे फिल्में, आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो मैनेजर रहता है वो मतलब ये सारे काम कर रहा रहता है, ठीक है, कि मतलब जो एम्प्लॉयज़ रहती है लड़की, फीमेल एम्प्लॉयज़, उनको साथ ये सारे काम हैरेसमेंट उनका कर रहा रहता है, ठीक है। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस इज प्रिविलेंट इन ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर, हर जगह आपको दिखेगा। In India, the problem persists, but most of the women employees are reluctant to complain or register a case against male employees or the male employer for the fear of negative publicity and also due to procedural formality and lack of advocate evidence and witnesses। ठीक है, कि मतलब कि जो इंडिया के अंदर आप देखो तो काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स दिखती रहती है, काफ़ी सारे मेल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो फीमेल्स एम्प्लॉयज़ को हैरेस करते हैं, परेशान करते हैं, छेड़ते हैं, कुछ कमेंट मारते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती इस डर से कि मतलब कल मान लो इसके बारे में मैं कुछ कर दिया और मैं रास्ते में जा रही थी, रास्ते में फिर मालूम पड़ा मेरे को घेर लेगा, तब क्या करूँगी, ठीक है, मतलब डर के मारे, उस आदमी के डर के मारे, एम्प्लॉयर के डर के मारे मेरे को नौकरी से ही निकाल देगा अगर कुछ बोलूँगी, ठीक है, और मेरे को नौकरी की ज़रूरत है। या फिर प्रोसीजर के मामले में कि भाई ना अब कैसे कौन केस लड़ेगा, कैसे हम लोग केस लड़ेंगे, मेरे को तो पता ही नहीं क्या क्या चीज़ें करनी है, पता चला ये एक तो नाम भी बदनाम हो जाएगी, हाँ भाई ये देखो ये जो आदमी है, क्यों देखो नॉर्मली इंडिया के अंदर अगर आदमी जो है वो औरत के साथ मतलब कुछ हो जाता है दोनों के बीच में, तो औरत को ही सिर्फ खराब माना जाता है, आदमी को बोला जाता है ये तो मतलब ये है वैसा आदमी, वो तो घटिया आदमी, बस मतलब इसको सिर्फ थोड़ा बहुत बोलकर हो जाता है, बट औरत को बहुत ज़्यादा ये मान लिया जाता है भाई ये तो पापी औरत है, ठीक है, मतलब जबकि गलती इसकी भी नहीं रहेगी तब भी, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए नेगेटिव पब्लिसिटी के डर से भी ये जो है नहीं कुछ करते हैं, रिपोर्ट नहीं करते इस आदमी के खिलाफ में, ठीक है, कि मतलब हमारे ऊपर ही नाम आएगा कि भाई ये औरत कैसी है। उसके बाद वो नेक्स्ट लिखा है कि इनइक्वालिटी इन वेजेस की इनइक्वालिटी भी होती है, चाहे कितना भी लॉ बना दो फिर भी देखोगे तो इनइक्वालिटी होती ही है वेजेस के अंदर, ठीक है, लोग करते हैं। तो अ वुमेन वर्कफोर्स रिसीव लेस कंपनसेशन एज कम्पेयर टू मेल एम्प्लॉय स्पेशली इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज मतलब प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज होती है, वहाँ पर आपको दिखेगा कि मतलब वहाँ पर जो पेमेंट है, वेजेस जो है, जो भी वेजेस है वो दोनों को बराबर नहीं मिलता, अलग अलग मिलता है। आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। आर्टिकल 39 कहता है कि मतलब आपको दोनों को बराबर पैसा मिलेगा काम का, ठीक है, अगर बराबर काम किया जा रहा है, बट फिर भी नहीं मिलता है। द वुमेन एम्प्लॉयज डू नॉट रिसेंट द लो पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी फॉर द फियर ऑफ डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, ठीक है, और वो जो औरतें होती है वो कुछ कर भी नहीं पाती है ये सोचकर कि अगर मैं कुछ बोलूँगी कि भाई मेरे को इतना कम क्यों दे रहा है, तो ऐसे टाइम पर हो सकता है मुझे काम से ही निकाल दो, और एक तो ऐसे ही नौकरी नहीं मिल रही है, तो जिसकी वजह से उस डर के मारे उन लोग उसी को मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं उस पेमेंट को, और दे गेट इग्नोरेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। और ये भी हो सकता है कि उस औरत को पता ही ना हो, उसे यही लगता हो कि भाई औरत लोगों को तो इतना ही पैसा ही मिलता है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है जिसकी वजह से इग्नोरेंस के वजह से कि हाँ भाई मेरा ये राइट है कि मेरे को इक्वल पेमेंट मिल चाहिए, उसे नहीं पता है, जिसकी वजह से भी वो वेजेस को एक्सेप्ट कर लेती है, कम वेजेस को भी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट लिखा है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ एडवांसमेंट, ठीक है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ एडवांसमेंट मतलब क्या, आप देखो नॉर्मली आपने फिल्मों में देखा होगा जो मैनेजर होता है कंपनी का वो एक मेल होता है, उसकी असिस्टेंट होती है फीमेल, ठीक है, मतलब नॉर्मली आपने ये देखा होगा, कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा हाँ भाई मैनेजर जो है, मतलब बहुत कम फिल्में होती है जिसमें आपने देखा होगा कि भाई मैनेजर या फिर हेड जो है वो एक फीमेल है और उसकी असिस्टेंट जो एक मेल है, ठीक है, मतलब नॉर्मली आपको नहीं दिखेगा, आपको हमेशा यही दिखेगा सबसे ऊंची पोस्ट पे मेल बैठा है और नीची पोस्ट पे फीमेल बैठा है, मतलब उससे नीचे चाहे मतलब टॉप पोस्ट पे हमेशा देखोगे तो मेल ही बैठा दिखेगा। तो क्योंकि इंडिया जो है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, वुमेन एम्प्लॉयज़ फाइंड इट डिफिकल्ट टू एडवांस एट हायर लेवल, तो इन द ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप देखोगे कि जो वुमेन्स है वो हाई लेवल पे नहीं पहुंच पाती, उतना एडवांस नहीं हो पाती है, एंड लोग उतना प्रेफर भी नहीं करते, जो ऊपर बैठे हुए पोस्ट पे लोग होते हैं वो मेल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम इन्हें ज़्यादा ऊपरी पोस्ट पे रखें, ठीक है, वो सोचते हैं कि भाई लड़की है उसको ज़्यादा ऊपर पोस्ट पे नहीं, लड़के को ज़्यादा रखना चाहिए हमें, ठीक है। तो क्विट ऑफ्टेन द मेल एम्प्लॉयज़ आर
रेलुक्वेंट टू एक्सेप्ट अ वुमेन एज देयर बॉस, ठीक है। और होता भी यही है कि जो आदमी रहता है वो ये नहीं चाहता है कि भाई हम किसी औरत के अंदर में काम करें, ठीक है। मतलब रहते हैं कुछ लोग कि भाई हमको जो है औरत के अंदर, मतलब हमारा बॉस औरत नहीं होना चाहिए, वुमेन नहीं होनी चाहिए, हम किसी औरत के अंदर में काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट प्रमोट वुमेन एट हायर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मतलब काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर हायर लेवल पे, मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो है वो औरतों को नहीं रखा जाता है। बट आज के टाइम पे देखो तो अब रखा जाता है। पहले के, ये नॉर्मली देखो तो ये पहले के टाइम पे ज़्यादा होता था, मतलब 5-6 साल 10 साल पहले देखोगे या फिर 90s के टाइम पे देखो तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता था कि औरत जो है, औरत लोग जो होते हैं वुमेन्स जो है वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे नहीं रहती थी, खाली आदमी लोग रहते थे, ठीक है। उसके बाद देखो नाउ, उसके बाद ये आखिरी है बेसिकली वायलेशन जो है वुमेन ट्रैफिकिंग, ठीक है। चाहे कितने भी आर्टिकल बना लो, कितने भी बना लो, बट क्योंकि ये है एक इलीगल काम, एंड इलीगल काम हमेशा पीछे से हो जाता है और पुलिस पकड़ नहीं पाती है, ठीक है। और पता भी रहता है तो पता चलता है पुलिस भी उसी की मिली हुई है। तो क्योंकि वुमेन ट्रैफिकिंग अभी भी चलती रहती है, लोग किडनैप करते हैं औरतों को और बच्चियों को और उसे बेच देते हैं, ठीक है। तो वुमेन ट्रैफिकिंग की वजह से भी कह सकते हो, अब कोई औरत है उसको किडनैप कर दिया जाए, मान लो कोई छोटी बच्ची है 5 साल की, और उसको किडनैप करके बेच दिया जाएगा, मतलब प्रोस्टिट्यूशन के लिए, धंधा करने के लिए। तो ऐसे टाइम पर वो जो बच्ची, उसकी तो पूरी ज़िंदगी वहाँ पर चली गई। अब बताओ, क्योंकि अब वो बच्ची है, उसको उतना पता नहीं है भाई क्या सही है क्या गलत है, वो बचपन से वही देखती आई कि हाँ भाई यही करना है, यही कमाना है इसी से, तो उसको तो लगेगा हाँ भाई यही चीज़ सही है, मैं सही कर रही हूँ, मैं गलत किधर कर रही हूँ, ठीक है। एंड वो कभी भी उससे बाहर ही नहीं निकल पाएगी। तो ऐसे टाइम पर देखो तो वुमेन ट्रैफिकिंग काफ़ी खतरनाक हो जाता है। तो ट्रैफिकिंग इन इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विच वायलेट द बेसिक ह्यूमन राइट, ये बेसिक ह्यूमन राइट को वायलेट करता है। एंड गर्ल्स एंड वुमेन्स आर बॉट एंड सोल्ड। ट्रैफिकिंग मेनली टेक प्लेस फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड फॉर अदर पर्पस लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांट। मतलब ऐसा भी होता है कि मतलब औरतों को खाली इसलिए भी नहीं खाली किडनैप किया जाता है कि भाई इसको जाकर धंधे में बेच देना है, इसलिए भी होता है, कई बार होता है लोग किडनी निकालने के लिए, मतलब जो ऑर्गन्स रहते हैं उसको बेचने के लिए भी लोग किडनैप कर देते हैं। आपने सुना होगा एक दो, मतलब कुछ साल पहले कि भाई किडनैपिंग हो रही है, बच्चे को किडनैप कर लिया जा रहा है एंड उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो निकाल दिए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब किडनी, लीवर, ये सारी चीज़ें निकाल दी जाए, बेगिंग बेगिंग मतलब भीख मांगने के लिए, ठीक है। मतलब रहता है बच्चे लोग को किडनैप करके हाथ पैर तोड़ देते हैं और रोड पे ऐसे मतलब रोड या फिर स्टेशन की इधर भीख मंगवाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, फोर्सेड मैरिज, ज़बरदस्ती शादी करने के लिए उठा के लेके आ जाते हैं, ठीक है, मतलब किडनैप करके। तो इंडिया फेस द प्रॉब्लम ऑफ इन कंट्री एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग, ठीक है। और इंडिया जो है काफ़ी सारे फेसेस कर रहा है प्रॉब्लम कि हमारे देश के अंदर ट्रैफिकिंग हो रही है, हमारे देश से बाहर भी लेके जाया जा रहा है, क्रॉस बॉर्डर मतलब बाहर देशों में भी लेके जाया जा रहा है इस ट्रैफिकिंग को, मतलब बाहर देश में भी लड़कियों को लेके जाकर बेच दिया जा रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गर्ल्स एंड वुमेन्स आर ट्रैफिकेड फ्रॉम नाइबरिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, नेपाल इनटू इंडिया। मतलब काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि दूसरे देशों से इंडिया के अंदर ट्रैफिक करके औरतों को उठा के लेके आया जाता है, किडनैप करके, एंड इन मेनी केसेस ट्रैफिकेड टू मिडल ईस्ट, ठीक है। और इनको बेच दिया जाता है मिडल ईस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, मतलब इधर उधर इंडिया के, मतलब कह सकते हो पाकिस्तान के एरिया में, वहाँ वहाँ उधर उधर यूरोप साइड में, वो साइड में वेस्टर्न एरियाज में बेच दिया जाता है, ठीक है। तो मिडल ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप, वहाँ पर जाकर इन लोगों को बेच दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक एस्टिमेट, एक रिपोर्ट आया था अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी। रिपोर्ट के हिसाब से देखो क्या है कि यहाँ पर बताया गया है कि क्या मिसिंग वुमेन्स और चिल्ड्रन जो है इंडिया के अंदर, मतलब 2019 में रिपोर्ट डाली गई थी ये एनसीआरबी, जिसने बताया कि देखो हमारे देश के अंदर कितनी औरतें जो है और कितने बच्चे जो है वो मिसिंग है, ठीक है। तो रजिस्टर किया गया था, वुमेन आर मिसिंग इन 2018 आर मोस्टली फाउंड इन स्टेट लाइक, मतलब पता चला कि ये सारी जो औरतें जो मिसिंग थी, ठीक है, जितने भी औरतें मिसिंग थी वो कहाँ कहाँ पे मिली, ठीक है। तो देखो काफ़ी सारी औरतें जो थी, बच्चे जो थे वो महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये सारे स्टेट्स में मिले, ठीक है। मतलब दूसरे स्टेट के थे, इनको किडनैप करके दूसरे स्टेट में भेज दिया गया था, ठीक है, या फिर दूसरे कंट्री से लाकर दूसरे जगह पे भेज दिया गया था, ठीक है, बेच दिया गया था, सोल्ड कर दिया गया था, या फिर बेगर भिखारी बना दिया गया था, हाथ पैर तोड़कर, वो सारी चीज़ें की गई थी, ओके। तो ये सारी चीज़ें की गई थी, मतलब देखोगे तो वुमेन ट्रैफिकिंग काफ़ी ख़राब, मतलब औरतों के लिए काफ़ी ख़राब है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जबकि यहाँ पर सीधा सीधा बोलता है भाई आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, ये फंडामेंटल राइट है उनका, कोई भी ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता, फिर भी लोग करते हैं, जिसकी वजह से औरतों को झेलना पड़ता है, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो, अब ये 8वां जो अपना वायलेशन था वो भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपना वायलेशन तो फिनिश हो जाता, मे बी आपको सारे वायलेशन समझ आ गए होंगे। अब देखो हमारे देश के अंदर ये सारे जो वायलेशंस तो हो रहे हैं वुमेन्स के साथ में, औरतों के साथ ये सारे वायलेशंस तो हो रहे हैं, बट अब इसका रिड्रेसल हम किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से, अगर मान लो कोई औरत है, उसका डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या फिर उसकी ट्रैफिकिंग हो रही है या फिर कोई भी उसका राइट का वायलेशन हो रहा है, तो वो किस तरीके से अपने आप को बचा सकती है, रिड्रेसल कर सकती है। तो उसका मैकेनिज़्म क्या है,
वो किस तरीके से अपने आप को बचा सकती है, क्या वो भी उसके पास भी राइट है भाई मैं भी चली जाऊँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो देखो अगर उसका कोई फंडामेंटल राइट छीना जाता है, कोई लीगल राइट छीना जाता है, तो इसके पास भी वही सारे सेम राइट्स है कि वो भी जा सकती है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। एंड साथ ही में हमारा जो गवर्नमेंट है उसने भी काफ़ी सारे नेशनल कमीशन, मतलब इसके लिए भी नेशनल कमीशन बना के रखी है जो कि इनका ध्यान रखेगा वुमेंस का, कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप रेडरेसल मैकेनिज्म फॉर वुमेन इन द फॉर्म ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स इन 1992 अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, ठीक है। ये 1990s में जो एक्ट बनाया गया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स का, उसी के हिसाब से एक कमीशन बना दी गई, उसी के मदद से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स 1992 में 2 साल बाद, ठीक है, जो कि ये इंश्योर करता है, मॉनिटर करता है कि वुमेन्स को जो भी राइट्स दिए गए हैं वो उन्हें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे एंड उनके साथ कोई भी वायलेशन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सही चीज़ों का काम करते हैं। साथ ही में ये भी है कि अगर वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकती है, जैसे वो बाकी सब कहते हैं वैसे ही, कि आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके अगर कोई फंडामेंटल राइट छीना गया है तो औरत जा सकती है, एंड अगर कोई उसका लीगल राइट छीना गया है तो सुप्रीम कोर्ट में तो डायरेक्ट नहीं जा सकती, तब उसे हाई कोर्ट में जाना होगा, ठीक है। तो फिर हाई कोर्ट में भी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ये देखेंगे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, कि आखिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स का फंक्शन क्या है, क्या क्या पावर है एंड वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना है तो वो आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मतलब नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को आप जितने भी आपके दोस्त लोग होंगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट में इसको शेयर कर देना, ताकि उन लोग भी देख सके, क्योंकि होता क्या है लोग सर्च मारते हैं और कई बार मेरी वीडियो नहीं आ पाती है। तो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्त लोगों के साथ ताकि उन लोग भी देख सके वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। और अगर आपको लेक्चर का PDF चाहिए रहेगा स्टडी पर्पज़ के लिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और कोई अपडेट्स रहेंगे तो वो आपको इंस्टाग्राम पे पता चलेंगे, तो वो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे जाकर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हो। दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। एंड अगर इस लेक्चर को आप लेट देख रहे हो, मतलब अपलोड होने के 1-2 दिन बाद देख रहे हो, तो यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर का प्लेलिस्ट आ गया होगा, यहाँ से जाकर आप नेक्स्ट लेक्चर को भी देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।